नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद में मैंने यहाँ पर वीडियो डालने का सोचा है और ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान से संबंधित। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो रीट में हमारे क्वेश्चन आते हैं, रीट में राजनीति विज्ञान के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं के बेस पर मैं यहाँ पर राजनीति के वीडियो आज से डालना शुरू कर रहा हूँ और प्रयास रहेगा कि पूरे राजनीति के जो टॉपिक है उन सब के वीडियो में यहाँ पर अपलोड कर सकूं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा सहयोग ये करने पड़ेगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके और मैं अधिक से अधिक वीडियो इसके बनाकर आपके लिए अपलोड कर सकूं। हाँ, ये पूरा विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि राजनीति विज्ञान के 8 से 10 क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। ये मुझे पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करने के बजाय मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ प्रस्तावना से। प्रस्तावना हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है और यहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रस्तावना को। मैं इस कैमरे को हटा देता हूँ जहाँ से मेरी फ़ोटो आ रही है, ताकि आप आराम से पूरा पढ़ सको, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना, इसको हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं। उद्देशिका के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से रखा गया था, या फिर हम यूँ कहें कि प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। इसी कारण से प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। और सीधा हम यहाँ पर फैक्ट की बात करेंगे अधिकतर, ताकि क्वेश्चन हमारे जैसे फैक्ट के पूछे जाते हैं तो हम क्वेश्चन को हल कर सके। थ्योरी हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ही हम थ्योरी को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सीधा हम तथ्य देखते हैं यहाँ पर बेरोबारीवाद। इस बेरोबारीवाद जो 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस विवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो हमको आंसर करना होगा बेरोबारीवाद। इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया था 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, और किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो ये दोनों हमको ध्यान में रखना है। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो सरदार सरोण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये 3 जनवरी 1977 को। आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमको यही ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमको लगभग यही ध्यान है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो 1976 में ये लागू हुआ होगा। लेकिन 1976 में ये लागू नहीं होकर के 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तावना संदर्भ में और बातें देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना के प्रारूप को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में रखा था, जिसका विरोध संविधान सभा के सदस्य एम जयकर और भीमराव अंबेडकर जी ने किया था शुरुआत में। उसके बाद में संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसकी ओर आप ध्यान नहीं दें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 16 अनुच्छेदों के साथ में लागू हो गया था आंशिक रूप से। ये 16 अनुच्छेद कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392,
393 और 394। ये 16 अनुच्छेद जब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन लागू हो गए थे। इसके बाद में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से प्रस्तावना लागू हो गई थी। तो प्रस्तावना किस दिन से लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। ठीक है, अब प्रस्तावना से हमको किन बातों का पता लगता है? प्रस्तावना हमें क्या दिखाती है, क्या समझाती है? तो प्रस्तावना से हमें मुख्य रूप से 3 बातों का पता लगता है। संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, और संविधान के उद्देश्य क्या है। तो संविधान का स्रोत क्या है? संविधान को जो शक्ति प्राप्त हुई है वो हम लोगों से प्राप्त हुई है, भारत के लोगों से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम भारत के लोग, जो हम शुरुआत में बोलते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इस तरीके से हम पूरा बोलते हैं। तो इसमें हम भारत के लोग, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा भारतीय जनता ही सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि संविधान को भारतीय जनता ने बनाया है, और संविधान को जो शक्ति प्राप्त हुई है वो भारतीय जनता से प्राप्त हुई है। दूसरा, भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो इसको हम आगे एक एक पॉइंट में देखते हैं। प्रभुत्व, आगे हम पढ़ते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व का अर्थ क्या है? प्रभुत्व का अर्थ है भारत आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से किसी भी प्रकार का निर्णय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत आंतरिक रूप से अपने देश में किस प्रकार के फैसले लेगा, किस प्रकार के कानून बनाएगा, इसके विषय में निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत को है। अन्य कोई भी देश भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि भारत को एनआरसी लागू करना है तो भारत लागू करेगा। कोई भी देश भारत के ऊपर ये दबाव नहीं बना सकता कि आप एनआरसी लागू मत करो। यदि भारत को CAA कानून बनाना है और उसको लागू करना है तो लागू करना है। भारत के ऊपर कोई भी देश ये दबाव नहीं बना सकता कि आप CAA लागू मत कीजिए। भारत ने आर्टिकल 370 को प्रभावहीन बनाया, हटाया नहीं है। 370 हमारा हटा नहीं है, ध्यान में रखना है। प्रभावहीन उसको बना दिया गया है, मर्दप्राय उसको बना दिया गया है। अभी भी संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल है, लेकिन उसको प्रभावहीन बना दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो आंतरिक रूप से भारत जो भी निर्णय ले रहा है उसके लिए कोई भी बाहरी शक्ति भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकती। इसके अतिरिक्त बाहरी क्षेत्र में भारत किस देश के साथ में किस प्रकार के संबंध रखेगा, किस देश के साथ में किस प्रकार की संधि करेगा, किस देश के साथ में भारत मित्रता रखेगा, ये सब निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत को है। अन्य कोई भी देश भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकता कि आप चाइना के साथ में इस प्रकार के संबंध में रखो, रूस के साथ में आप इस प्रकार के संबंध रखो, फ्रांस के साथ में आप इस प्रकार के संबंध रखो। कोई भी देश भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? भारत अपने आप में किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, वह इसके लिए किसी भी अन्य शक्ति के दबाव में या अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। यानी कि भारत प्रभुत्व संपन्न है। इसका मीनिंग होता है भारत आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हर प्रकार के निर्णय करने के लिए अपने लिए स्वतंत्र है। कोई भी अन्य शक्ति उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकती। और यदि अन्य शक्ति भारत के ऊपर दबाव बनाती है और भारत उसके दबाव में आता है तो हम ये समझेंगे कि भारत या फिर अन्य कोई भी देश संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है, जनता ही शासन चलाती है अप्रत्यक्ष रूप से, और जनता ही सरकार का निर्माण करती है। और क्या होता है? गणतंत्रात्मक, ये हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत। तो गणतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? इसका मीनिंग होता है मित्रों, देश का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है, कौन होता है हमारे यहाँ पर? देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति। तो गणतंत्र का मीनिंग होता है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होगा वो
निर्वाचित होगा, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर यही होगा। दूसरा, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इसकी बात प्रस्तावना में की गई है। तो इसका मीनिंग होगा सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्मों के साथ में समान प्रकार का व्यवहार करेगी, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगी। लेकिन इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि सरकार धर्म के विरुद्ध है, सरकार धर्म के ही पक्ष में, लेकिन धर्म का सरकार का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। संविधान जब मूल रूप से लागू हुआ उस समय पर प्रस्तावना के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के अंतर्गत 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद में एसआर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत विशेषता है। तो एसआर बॉम्बई विवाद यहाँ पर महत्वपूर्ण है। किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत विशेषता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर एसआर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद हम उसे कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। जो भी उत्पादन के साधन है वो सारे के सारे सरकार के अंडर में हो, तो हम उसको कहेंगे समाजवाद। और यदि इसके विपरीत उत्पादन के सारे साधन किसी निजी हाथ में चले जाते हैं तो ये उसको हम कहेंगे पूंजीवाद। वर्तमान में ये शब्द अप्रासंगिक बनता जा रहा है, मतलब इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि वर्तमान में सरकार हर किसी सरकारी संस्था को प्राइवेट कर रही है, निजी हाथों में सौंप रही है। जैसे हम देख रहे हैं रेलवे को सरकार प्राइवेट हाथों में दे रही है, एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से समाजवाद की जो भावना थी वो कहीं न कहीं अब कम होती नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद में समाजवाद शब्द भी मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। संविधान के उद्देश्य क्या है? तो संविधान के उद्देश्य हम देखते हैं। संविधान के उद्देश्य में प्रस्तावना में लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो क्रमशः हमको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से प्रस्तावना में लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। क्रमशः इसी रूप से ध्यान में रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त और कहाँ पर देखने को मिलता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त हमको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से ये भी बनता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 38 में, उपरोक्त तीनों में, या फिर ABCD जैसे बनाकर वो दे सकता है। तो हमको ध्यान में रखना है प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में दोनों जगह पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। प्रस्तावना के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। और विचार, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रस्तावना हमको दी गई है, ये प्रस्तावना के अतिरिक्त और कहाँ पर हमको देखने को मिलती है? तो प्रस्तावना के अतिरिक्त ये दोनों अभिव्यक्ति, ये दोनों स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत हमको दिखाई देती है, जो हम मूल अधिकारों के अंतर्गत इसको विस्तार रूप से देखेंगे, ठीक है। समानता, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। अवसर शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 16 में भी किया गया है। प्रस्तावना के अतिरिक्त अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 16 में भी हमको ये अवसर शब्द हमको देखने को मिलता है, ठीक है। संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 इस दिन को संविधान लागू हो गया था।
लेकिन इस दिन लागू हुआ था आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों के साथ में, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब लास्ट में हम बोलते हैं हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? अंगीकृत का मीनिंग होता है स्वीकार करना, हम संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना, हम संविधान को लागू करते हैं। और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान सौंपना, हम स्वयं संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और स्वयं को संविधान सौंपते हैं। हम संविधान के अंडर में रहते हुए ही शासन व्यवस्था को चलाएंगे। इस प्रकार से हम संविधान की अतिरिक्त ये अंतिम लाइनें बोलते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट तथ्य हम प्रस्तावना को लेकर देखते हैं। तो संविधान सभा के सदस्य थे एक सिब्बन लाल सक्सेना, इन्होंने प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, एच.वी. कामत ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोस्तों ये तीनों प्रस्ताव संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिए थे। लेकिन ध्यान में रखना है किसने क्या प्रस्ताव रखा था, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? तो नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान का आभूषण या गहना है। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये प्रस्तावना संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनते हैं, बनने की संभावना है, वो सारे फैक्ट तथ्यों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। क्योंकि हम फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे, पूरी थ्योरी में यहाँ पर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि उसमें समय अधिक लगेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं मूल अधिकारों की ओर। मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 से ही ध्यान में रखना है, 13 से शुरू नहीं करना है, 14 से शुरू नहीं करना है। काफ़ी लोग बताते हैं कि 13 से होते हैं, 14 से होते हैं, क्योंकि 12 में मूल अधिकारों के बारे में कुछ विशेष बात नहीं कही गई है, 13 में नहीं की गई है, 14 से मूल अधिकार मूल रूप शुरू होते हैं। लेकिन हमको ध्यान में यही रखना है 12 से 35 में ही मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगर इससे तक क्वेश्चन बनता है तो यही ध्यान में रखना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव होने के नाते एक मानव को जो अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार किसी देश की सीमा के अंतर्गत बंधे हुए नहीं होते हैं। किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी देश में यदि वो जाता है तो उसके जीवन का, उसको रक्षा करना, उसका खुद का सेल्फ डिफेंस करने का उसको अधिकार होता है। चाहे से कोई दुश्मन देश का नागरिक हमारे देश में आ जाए, लेकिन एक मानव होने के नाते हम उस नागरिक की रक्षा करेंगे, उसके जीवन की रक्षा करेंगे, उसके मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे। तो मानव अधिकार के अंतर्गत मानव अधिकार असीमित होते हैं, सीमित नहीं होते हैं, किसी देश की सीमाओं में ये बंधे हुए नहीं होते हैं। हर नागरिक के ऊपर ये लागू होते हैं, चाहे से वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी देश में जाकर वो आए, किसी भी देश में घूमकर वो आए। तो मानव अधिकार किसी देश की सीमा संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात एक मानव होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए वो इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, जो केवल उसी देश के नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं और उसी देश की सीमा के अंतर्गत लागू होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और मानव अधिकार किसी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं। अब भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है एक अधिकार पत्र। हुआ क्या था? 1215 ईस्वी में
इंग्लैंड के राजा के समय पर वहाँ की जनता ने अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन किया। तो इंग्लैंड के राजा ने अपनी जनता को जो अधिकार लिखकर दिए विस्तार रूप से, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद में जहाँ कहीं भी किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों को संविधान में कोई मूल अधिकार दिए जा रहे हैं, कोई अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाने लगी। ये अधिकार कहीं भी हो सकते हैं। किसी संस्था में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके अधिकार होते हैं। तो जहाँ पर आपके अधिकार लिखे हुए हैं वो दस्तावेज ही आपके लिए एक मैग्ना कार्टा होगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है, जहाँ पर भी अधिकारों का उल्लेख किया जाता है उस दस्तावेज को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से? इंग्लैंड के राजा ने अपनी जनता को जो अधिकार दिए थे लिखकर, उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया और वहीं से मैग्ना कार्टा शब्द निकलकर आया है। और उसके बाद में अन्य लोग मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा वहाँ के नागरिकों द्वारा आंदोलन किए जाने के पश्चात उनके अधिकार दिए गए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तब से यदि किसी देश या संस्था के संविधान के किसी भाग में अधिकार दिए जाते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक और विधिक अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक, संवैधानिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको देखना है दोनों, विधिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। विधिक कैसे? विधिक को बना दिया और संविधान में उल्लेखित होने के कारण वो संवैधानिक भी है। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों प्रकार से संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संवैधानिक और विधिक दोनों प्रकार का अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था, ये लागू कब हुआ था? 1979 में, यानी कि 1979 में। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक होता है, अंगरक्षक होता है या फिर अभिभावक होता है। यानी कि हमारे किसी भी मूल अधिकार का यदि हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे उस अधिकार की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, याचिकाएं जारी करता है। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मूल अधिकारों की प्रकृति है निषेधात्मक। कैसी है? निषेधात्मक। ठीक है, और मूल अधिकार हमने लिए कहाँ से? ध्यान में रखना है, USA से, अमेरिका से हमने मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या होगा? राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं, इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 के अनुसार संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं, पंचायती राज समझ सकते हैं, PM CM का पद जो भी है वो सब राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल होंगे। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर की है, वो सब के सब राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? संसद द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस कानून के बनने के बाद में ये देखता है कि जो कानून संसद ने बनाया है वो संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल, सुप्रीम कोर्ट के इसी कार्य को हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुकूल है तो वो लागू रहेगा। यदि वो संविधान के प्रतिकूल है, संविधान का किसी प्रकार से उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर सकता
है। ये ध्यान में यहाँ पर आपको रखना है। क्या लिखा है? संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट किसी जांच को, इसी कार्य को न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देके हम अनुच्छेद 13 के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेज की नियुक्ति होती है उसके संबंध में NJAC का जो गठन किया था केंद्र सरकार ने, उसके संबंधित ये है। यदि आप लोग चाहे कि NJAC क्या था, NJAC के बारे में मैं आपको पूरा वीडियो बनाकर दे सकता हूं, लेकिन वो रीड के लिए उपयुक्त नहीं होगा। रीड के लिए सिर्फ यही उपयुक्त है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप NJAC के बारे में पूरा जानना चाहे तो मैं उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। आगे बात करें तो संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। हम जानते हैं संविधान लागू होने से पूर्व भी कानून था और संविधान बनने के बाद भी हजारों कानून हमारे देश में बनाए गए हैं। IPC 1860 जो है वो संविधान लागू होने से पूर्व की है, ठीक है। तो संविधान लागू होने से पूर्व का कानून, संविधान लागू होने के बाद के कानून, इसके बारे में क्या कहा गया? तो संविधान बनने से पूर्व या संविधान लागू होने से पूर्व बनी विधि या कानून तथा संविधान लागू होने के बाद बनी विधि या कानून दोनों संविधान के अनुकूल होनी चाहिए। यदि संविधान के पूर्व कोई विधि बनी हुई है, कोई कानून बना हुआ है और वो संविधान का उल्लंघन करती है तो वो अवैध होगी, शून्य होगी। हमको सीधा तौर पर हमको यहाँ पर ये समझना है। और संविधान बनने के बाद में कोई कानून बनाया गया है और यदि वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वो भी क्या होगा? शून्य होगा, अवैध होगा। उसको किसी प्रकार से कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। कोई भी कानून हो वो संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए, ठीक है। और यदि वह संविधान के अनुकूल नहीं है तो वह शून्य होगा। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। विधि क्या होगी? कानून क्या होगा? तो इसके अंतर्गत संसद द्वारा निर्मित कानून, आदेश, अध्यादेश, परिपत्र, अधिसूचना, नियम, विनियम, यहाँ तक कि रूढ़ी या प्रथा, ये भी विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में साफ साफ ये दोनों शब्द भी लिखे हुए हैं। तो ध्यान में रखना है, संसद द्वारा निर्मित कोई कानून हो, राष्ट्रपति या किसी संस्था के द्वारा जारी किया गया आदेश हो, अध्यादेश तो राष्ट्रपति ही जारी करते हैं वो हो, परिपत्र, कोई अधिसूचना, कोई नियम, कोई विनियम, कोई प्रविधिया हो, वो सब के सब विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं, कानून शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 14 को, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे और सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा, इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है और विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, ध्यान में रखना है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद भी है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये दोनों अपवाद आते हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके अतिरिक्त समान संरक्षण का अर्थ होता है समान लोगों के साथ में समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। यानी कि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, चाहे कोई भी हो। समान संरक्षण का अर्थ है समान लोगों के साथ में समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। यानी कि महिला है तो महिला, सभी महिलाओं के साथ में सभी समान प्रकार का व्यवहार होगा। किसी महिला के साथ में दूसरी महिला के तुलना में कोई असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि बुजुर्गों का समूह है तो सभी बुजुर्गों के साथ में समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, समान प्रकार के कानून उनके लिए लागू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा समान संरक्षण, मतलब समान लोगों के साथ में समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। और समान संरक्षण की अवधारणा हमने अमेरिका से ग्रहण की है, विधि के समक्ष समानता हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। अनुच्छेद 15 के देखना है, अनुच्छेद 15(1)
केवल धर्म, यहाँ पर मैं केवल शब्द लिखना भूल गया, केवल केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल इन 5 के आधार का ही उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। और किसी बात को आपको ध्यान में नहीं रखना है। अनुच्छेद 15 केवल और केवल इन्हीं आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) किसी नागरिक के साथ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ऐसी कोई संस्था है, ऐसी कोई जगह है जो पूर्ण रूप से या अंशतः आंशिक रूप से राज्य की निधि से संचालित है, मतलब राज्य के वित्तीय सहयोग से संचालित है, उसमें किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को निषेध घोषित नहीं किया जाएगा। उसके साथ में किसी प्रकार का कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके प्रवेश को निषेध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) प्रावधान करता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) इस बात का उल्लेख करता है। ठीक है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष अधिकार दे सकता है राज्य। जैसे किसी त्यौहार विशेष पर बसों में महिलाओं के लिए किराए में छूट होती है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि विधिक समक्ष सभी लोग समान होने चाहिए, पुरुषों को भी छूट दी जानी चाहिए, नहीं दी जाएगी, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) ये प्रावधान कर रहा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 14 का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है 15(3) को लेकर। 15(4) ये मूल रूप से इसमें शामिल नहीं था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये जोड़ा गया था। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर SC, ST या किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) इस बात का प्रावधान करता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 15(5) ये जो 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे ये होते हैं IIT वगैरह, MBBS वगैरह जो करते हैं, उच्च जो शैक्षणिक संस्थान है उनके अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15(5) के तहत। अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता या फिर रोजगार या आजीविका के अवसर की समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(1) राज्य की संस्थाओं में नौकरी प्राप्त करने का सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16(2) प्रावधान करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर धर्म आप समझ रहे हो, मूलवंश उसका क्या है समझ रहे हो, जाति उसकी क्या है ये समझ रहे हो, लिंग उसका क्या है समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज़ है जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान। जन्म स्थान, मेरा जन्म कहाँ पर हुआ, गांव में हुआ। अभी वर्तमान में जैसे गांव में किसी A नाम के गांव में मेरा जन्म हुआ है और B नाम के शहर में मैं रह रहा हूँ, तो मेरे को यह नहीं कह सकते कोई कि आप A जगह के रहने वाले हो, B जगह रहते हो तो आपको इस संस्था में या फिर इस नौकरी में अवसर नहीं दिया जाएगा। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उद्भव क्या होता है? उद्भव होता है जैसे आपने सुना होगा हमारे पूर्वज कहीं वहाँ के रहने वाले थे, अब वो आकर वहाँ पर बस गए और हम अभी वर्तमान में यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारा मूल क्या था? मूल रूप से हम कहाँ के रहने वाले थे, वो स्थान कौन सा है, वो होगा हमारा उद्भव। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सी जगह पर पहले प्राचीन समय में या फिर पुराने समय में कई बुजुर्ग लोग यहाँ पर रहते हो, उनके बाद में उनकी कुछ पीढ़ी के लोग यहाँ पर आके रहने लग गए, तो इनका उद्भव वाला स्थान ये रह गया, ये इसका
जन्म स्थान हो गया और ये इसका निवास स्थान हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर लोक नियोजन में किसी प्रकार किसी साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 16(2) इस बात का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(3) स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का ही होगा। यानी कि सीधी बात पर मैं आपको ये समझाना चाहूँ, यहाँ पर अनुच्छेद 16(3) इस बात का प्रावधान करता है कि राज्य की जो सरकारी नौकरियां है उनमें सिर्फ उन्हीं राज्य के नागरिकों को, उन्हीं राज्य के प्रतियोगी छात्राओं को अवसर दिया जाएगा। अन्य राज्य के प्रतियोगियों को उस राज्य की सेवा में अवसर नहीं दिया जाएगा। जैसे रीट की भर्ती है, तो रीट की भर्ती में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो युवा है वो ही आवेदन कर सकते हैं और वही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान करता है अनुच्छेद 16(3). लेकिन अन्य राज्य के नागरिकों को रोकने का अधिकार राज्य के पास में नहीं होता है। अन्य राज्य के नागरिकों को यदि रोकना है तो इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। राज्य ये कहते हुए विधानमंडल से कानून नहीं बना सकता कि हम हमारे राज्य में सिर्फ हमारे राज्य के लोगों को ही, हमारे राज्य के बच्चों को ही हम नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। इस संबंध में यदि कानून बनाना है कि राजस्थान में रीट की भर्ती आई है और उस रीट की भर्ती के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के युवा ही, राजस्थान के प्रतिभागी ही आवेदन करेंगे, तो इस संबंध में सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएगी संसद, न कि राज्य विधानमंडल। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। विशेष तौर पर मैं यहाँ पर जो भी जानकारी आपके यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, वो बिल्कुल वैलिड है और संविधान के अकॉर्डिंग ये संविधान में जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार ही समझकर मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह नोट्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, उससे बाहर रीट का पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरा विश्वास है। आप कुछ नोट्स पढ़ने के बाद में 2-4-5 वीडियो देखने के बाद में आप खुद पिछले पेपर्स उठा के देख लेना। यदि क्वेश्चन मिलता हो तो अच्छा है, नहीं मिलता हो तो आप खुद जज कर सकते हो इस विषय में। ठीक है, हम आगे देखते हैं। स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होगा, अर्थात सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्य के लोगों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, न कि राज्य विधानमंडल को। अनुच्छेद 16(4) SC/ST या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लोक सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्य उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यदि किसी सरकारी सेवाओं में या फिर सरकारी सेवा में यदि SC/ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए राज्य रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर ही SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी नौकरियों के अंतर्गत, ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 340 यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 340 में जैसे मैं पहले थोड़ा अलग से बताता हूँ। हम जो कहते हैं कि SC/ST को जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए था, तो इसको अब तक क्यों रखा गया है? ठीक है, तो संविधान 3 प्रकार के, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट चली गई थी, सॉरी। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि जो लोग बताते हैं कि SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया गया, जो आरक्षण दिया गया, वो 10 साल के लिए दिया गया था, अब तक इसको क्यों बनाए रखा गया हुआ है 70-80 साल से? तो मित्रों, संविधान में 3 प्रकार की रिजर्वेशन की व्यवस्था है, सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में और लोकसभा में और विधानसभा में। तो ये जो 10 साल का प्रावधान था ये लोकसभा और विधानसभा में था, न कि सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में तो SC/ST का रिजर्वेशन तब तक बना रहेगा जब तक वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और पिछड़े हुए नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय भी एक आयोग ही करेगा। एक आयोग गठित किया जाएगा और वो आयोग जांच करेगा और वही कहेगा कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया, ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं है, अब इनका रिजर्वेशन समाप्त किया जाए, तभी सरकार SC/ST का
नौकरियों के अंतर्गत रिजर्वेशन को समाप्त कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था रिजर्वेशन 10 साल वाला, वो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उनको लोकसभा में और विधानसभा में दिया गया था 10 साल के लिए। ठीक है, और यही रिजर्वेशन हर 10 साल के अंतर्गत बढ़ाया जाता रहा है, और ये रिजर्वेशन हमको 340 अनुच्छेद 340 के तहत दिया गया था। ध्यान में रखना है, मैं इसको यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तथा उसके प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करेगा जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की जांच करेगा। और इसी के तहत 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और काका कालेलकर आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी नाम की एक अलग से कैटेगरी बनाया जाए और इनको रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन उस समय की सरकार ने काका कालेलकर रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय पर ही अनुच्छेद 340 के तहत विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया 1978 में। और इस बीपी मंडल ने, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल ने भी यही सिफारिश की कि ओबीसी नाम की अलग से एक कैटेगरी बनाया जाए, एक श्रेणी बनाया जाए और इनको रिजर्वेशन दिया जाए। और इसी विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। ओबीसी को वर्तमान में 27% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया, इसको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन गलत है। इस प्रकार से इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट की एक वकील थी, इन्होंने ही इसको चुनौती दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को अपना निर्णय देते हुए कहा कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक है। ठीक है, ये निर्णय दिया इंदिरा साहनी वाद में। दूसरा, आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग का आरक्षण देना असंवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है वहाँ पर। तो शायद यहाँ पर मेरे को थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, ये वाला मैं लाइन आपको बाद में देख कर बताऊंगा। ठीक है, इस पर आप ध्यान नहीं दें भी। दूसरा, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, इससे अधिक आरक्षण नहीं होगा। किस विवाद में कहा गया? इंदिरा साहनी विवाद में कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। और आरक्षण कैसे कितना है अभी? एससी को है 15% और एसटी का है 7.5% और ओबीसी का है 27%। इस प्रकार से ये रिजर्वेशन हो जाता है 49.5%। तो इसी वाद में इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, इंदिरा साहनी वाद में ये बात कही गई। और क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। क्रीमीलेयर मतलब जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन के दायरे से बाहर किया जाए। इंदिरा साहनी वाद में जो 5-6 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो 5-6 फैसले आपको ध्यान में रखना है। कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी में क्वेश्चन घूमते बहुत है, वो जिसको हमने समझ लिया उस क्वेश्चन को हम गलत कभी नहीं कर सकते। रट्टा मारने से आप 5 या 10 क्वेश्चन रट सकते हो, लेकिन हजारों क्वेश्चनों को आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। इसके बाद में 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और SC/ST हेतु पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, यानी कि अभी SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण प्राप्त है, ये ध्यान में रखना है। अब ये आरक्षण कितने प्रकार का होता है ये देख लो। यहाँ पर आरक्षण होता है 3 प्रकार का, शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और लोकसभा में और विधानसभा में। शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST को और या फिर अन्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 15(4) और 15(6) के तहत, और सरकारी नौकरियों में जो दिया गया है वो 16(4) और 16(4)A के तहत अनुच्छेद है ये। और लोकसभा में
SC/ST को जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 330 के तहत, और विधानसभा में SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 334 में लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो कि जनवरी 2020 तक लागू था, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर यानी कि 80 वर्ष कर दिया गया वहाँ पर अब, और लागू कर दिया ये 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। लोकसभा में और विधानसभा में SC/ST को जो रिजर्वेशन प्राप्त था उसको। 104वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, ध्यान में रखना आपको। 104वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 26 जनवरी 2020 को, और ये विधेयक कौन सा था, विधेयक था 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जो 104वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ और लागू हुआ ये 26 जनवरी 2020 को। 126 और 104 है क्या, संविधान संशोधन के लिए अब तक संसद के अंतर्गत 126 विधेयक लाए जा चुके हैं। ठीक है, 126 नहीं 127 हो गया होगा, 103 और पढ़ेंगे भी हम, लेकिन यहाँ पर 126 तक समझ लेता हूँ। 126 वह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 104वां पास हुआ, यानी कि 122 विधेयक अभी तक संसद में लंबित है, वो संविधान संशोधन के रूप में लागू नहीं हो पाए हैं। जो आ जाता है बिल, चाहे वो संसद में लंबित पड़ा रहे, दूसरा विधेयक लाना पड़ता है और संख्या उसकी बढ़ती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। मूल रूप से ध्यान में यही रखना है कि 104वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 2020 को। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए, कौन से, 15(6) और 16(6). 15(6) के तहत जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, कौन, सामान्य वर्ग के, जनरल कास्ट के जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनको शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 16(6) के तहत इन लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 को आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत किया गया, इसमें मतलब छुआछूत का अंत किया गया। किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार से कोई छुआछूत नहीं की जाएगी। हालांकि हमारे संविधान में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई अमानवीय व्यवहार होता है, उसके साथ में कोई हे दृष्टि से या गलत दृष्टि से, छोटी दृष्टि से व्यवहार करता है, तो हम उसको छुआछूत या फिर अस्पृश्यता की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी के तहत हमारे देश में एक नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट बनाया गया 1955। ठीक है, और इसी के तहत में SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया। ये दोनों कानून अनुच्छेद 17 को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का, पदवियों का अंत किया गया। पहले अंग्रेजों के समय पर कुछ लोगों को कुछ उपाधियाँ दी जाती थी, मतलब यानी कि उनको VIP का दर्जा दिया जाता था, जिसे आम लोगों के प्रति और उन लोगों के प्रति एक भेदभाव हो जाता था। वो कुछ अलग स्टेटस के व्यक्ति थे और आम व्यक्ति रह जाता था। तो अनुच्छेद 18 में इन उपाधियों का अंत कर दिया गया और सभी लोग समान रूप से समान स्थिति में आ गए। ठीक है, ध्यान में रखना है, सैन्य और शिक्षा संबंधी उपाधियाँ दी जा सकती है और कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। भारत का कोई नागरिक विदेश में नौकरी कर रहा है तो वो भारत में वापस आता है तो विदेश की कोई भी उपाधि यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता। विदेश से कोई भी उपाधि उसे ग्रहण करनी है तो उसे भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, सूचना करनी होगी, तभी वो विदेश से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। यह भी ध्यान में रखना है, यदि कोई विदेश का नागरिक भारत में रह रहा है तो वो भारत में विदेश से कोई उपाधि तब तक नहीं ले सकता जब तक भारत सरकार उसको ऐसा करने की परमिशन नहीं दे, छूट नहीं दे। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 मुख्य बातें और देख लेते हैं। अनुच्छेद 76वें संविधान संशोधन 1995 के तहत तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया और वहाँ पर अभी वर्तमान में आरक्षण कितना है, 69%, जबकि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आरक्षण की सीमा
50% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन 76वें संविधान संशोधन 1995 के तहत तमिलनाडु में इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 69%। ठीक है। और इस कानून को, इस संविधान संशोधन को नवी अनुसूची में डाल दिया गया है। नवी अनुसूची क्या है, थोड़ा सा बताता हूँ। नवी अनुसूची में यदि हम किसी विषय को डाल देते हैं तो उस विषय को हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। नवी अनुसूची में ये सब बातें आती है, बहुत सारी बातें नवी अनुसूची में, लेकिन हमको यहीं पर इतना ही जानना पर्याप्त है हमारे रीट के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट्स करके आप बताएं, और इसके अतिरिक्त आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि यहाँ पर जो भी नोट्स मैं अपलोड करूँगा उन सब के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहे। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ पॉलिटी को लेकर। इसके अतिरिक्त इतिहास के नोट्स भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, लेकिन उसमें मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि आप समझते हो सबको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। तो मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो चैनल को आगे बढ़ाकर सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। मैं भी आपको मोटिवेट कर सकता हूँ अच्छी वीडियो अपलोड करके, अच्छे नोट्स अपलोड करके। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।